अगर सेक्शन 8 कंपनी की बात करें तो व्हाट इज अ सेक्शन 8 कंपनी? सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसको सेक्शन 8 कंपनी क्यों बोलते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी बैक हिस्ट्री में ले जाती हूँ। जब हमारे यहाँ पे कंपनीज एक्ट 1956 था तो इसे बोलते थे सेक्शन 25 कंपनी, अब इसे बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। तो अगर हम देखें कि सेक्शन 25 और 8 ऐसा क्यों बोला जाता है, तो देखिए जो हमारा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस है वो सेक्शन नंबर 7 में दे रखा है। मतलब सेक्शन 7 के तहत हम कंपनी का पूरा इनकॉर्पोरेशन समझते हैं। लेकिन ये जो हमारी सेक्शन 8 कंपनी है ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी है और ये कंपनी बनती है बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब इनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। अब इसको सेक्शन 8 ही क्यों बोला जाता है? इसको सेक्शन 8 इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेक्शन 8 में इसका एक प्रोसीजर दे रखा है कि उस प्रिस्क्राइब प्रोसीजर को फॉलो करके आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो। सेक्शन 8 कंपनी और दूसरी कंपनीज में एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि सेक्शन 8 कंपनी के लिए लाइसेंस रिक्वायरमेंट होती है एंड लाइसेंसिंग प्रोसीजर इज मेंशन इन सेक्शन नंबर 8 एंड लाइसेंस देने की पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट समटाइम समवेयर सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेटेड देयर पावर्स टू अदर अथॉरिटीज। सो इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है? सेक्शन 8। तो देखो सेक्शन 7 में नॉर्मल प्रोसीजर है और सेक्शन 8 में एनपीओ और एनजीओ का प्रोसीजर है, तो इसे सेक्शन 8 बोलते हैं। दूसरी चीज, सेक्शन 8 कंपनी की खास पहचान होती है कि सेक्शन 8 कंपनी के अंत में, लास्ट में, ना तो लिमिटेड वर्ड यूज किया जाता है और ना ही प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, सिर्फ लिखा जाता है एनजीओ या फिर एनपीओ। ये एक मेन डिफरेंशिएशन है और सेक्शन 8 कंपनी कभी भी एनजीओ और एनपीओ लिख भी नहीं सकती है। ये लिखा होता है पहले से कि आप एनजीओ और एनपीओ वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे, और आप लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, और अगर आपने किया तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ सेक्शन 8 कंपनी जब फॉर्म की जाती है विद नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि व्हाट डू मीन बाय द नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, इसका मीनिंग क्या होता है। नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जहां पे प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी है ही नहीं, तो उसे बोलते हैं नॉन प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसे? नॉन प्रॉफिट। अब मुद्दा ये उठता है, क्या सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉफिट्स होते ही नहीं है? देखिए मेरा क्वेश्चन समझिए, इन्होंने कहा नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, तो एक ये आता है क्या इस कंपनी में सिर्फ लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट्स होते ही नहीं है? क्या ये लॉसेस के लिए कंपनी चलती है? ऐसा नहीं है। देखिए पूरी लाइन अगर ध्यान से हम देखें, जो मैंने डार्क किया है दैट इज द नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। क्या बोला मैंने? नॉन प्रॉफिट एंड वर्ड क्या यूज किया फिर? ऑब्जेक्टिव। इनका प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता, बट ऐसा नहीं है लॉसेस के लिए बनती है। अब यहां पे इस पॉइंट पे ये क्लियरिटी आती है कि अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो प्रॉफिट्स लेना नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज बैन। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बैन किया है, आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, जब सेक्शन 8 कंपनी अप्लाई की जाती है तो उसमें 3 कंडीशंस होते हैं। कंडीशन नंबर 1, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च एक्सेट्रा। दूसरा, अगर कोई भी प्रॉफिट आपको हुआ तो आप क्या करोगे? उसे री इन्वेस्ट करोगे सेम ऑब्जेक्ट में। और तीसरा, किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड नहीं होगा। इन 3 कंडीशन के साथ सेक्शन 8 कंपनी बनाई जाती है। क्या क्या कंडीशन बताई मैंने? सबसे पहली चीज, इस कंपनी का मेन उद्देश्य होगा प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च एक्सेट्रा। और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट्स होते भी हैं तो प्रॉफिट्स को क्या किया जाएगा? री इन्वेस्ट किया जाएगा इन द सेम ऑब्जेक्ट। एंड कंप्लीटली बैन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड हो ही नहीं सकता। तो यहां पे जो लोग जुड़ते हैं, जो पैसा दिया जाता है, उनका एक ऑब्जेक्ट होता है, और वो क्या? जो दूसरों से अलग होता है कि नेकी कर और दरिया में डाल। आर यू गॉट द पॉइंट? मतलब यहां पे आपको किसी तरीके का रिटर्न बैक की कोई उम्मीद नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 8 कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से, चैरिटी कमिश्नर की तरफ से, इनकम टैक्स की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से विशेष एग्जम्पशंस दी जाती है, रिलैक्सेशंस दी जाती हैं, प्रॉपर्टी में छूट दी जाती है, या तो सस्ते दामों में संपत्ति दे दी जाती है या फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाती है।
क्योंकि इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, इनका उद्देश्य है समाज का सेवा करना, जरूरतमंद की सेवा करना, जरूरतमंद लोगों को नीड्स पूरी करना। अब मुद्दा ये उठता है कि जब हम सेक्शन 8 की बात करते हैं तो कंपनी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? दान देने के लिए तो और बहुत ऑब्जेक्ट थे, फिर कंपनी ही क्यों बनाई गई? तो ये भी जरा समझिए, इसका लॉजिक भी मैं क्लियर कर देती हूं कि कंपनी इस वजह से बनाई गई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप इतने बड़े हो गए, 18-19 साल के शायद आप होंगे या नहीं, ऐसा तो नहीं है 2020 का कोई तो नहीं है, चलिए ठीक है। तो आप 18-19 साल के हैं, आपने देखा होगा कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, कि मैं तो रास्ते से, फिर से सुनिए, कि मैं तो रास्ते से जा रहा था। सुना है आपने ये गाना कि मैं तो रास्ते से जा रहा था? आगे क्या जरा बताना क्या है? बस इतना ही बताया। आजकल ऐसे गाने याद भी कहाँ होते हैं? आजकल गाने कैसे याद होते हैं बताना जरा, कैसे गाने चलते हैं आज? एक गाना आपने शायद सुना नहीं होगा, बहुत पहले आया था, जो आज तक समझ नहीं आया लेकिन चला बहुत, वो था कोलावेरी डी, है ना? सुने हैं आपने? कोलावेरी डी, कोलावेरी डी, कोलावेरी डी। अब आज तक किसी को बस कोलावेरी डी, है ना? तो इट मीन्स आप सुनिए कि मैं तो रास्ते से जा रहा था। तो आप जब जा रहे हो तो रास्ते में चलते चलते हुआ क्या कि एक महिला जो है पैसे मांगने आती है। आपने कभी देखा उस महिला को किसी ने चेक काट के दे दिया, ये ले 1 लाख, जा जी ले अपनी जिंदगी? क्या है ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? क्या वजह है इसके पीछे? ऐसा मुमकिन इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर 1 लाख का चेक आप उसे काट के दे दोगे, तो आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग रास्ते में भीख मांगते हैं, आप कभी भी चले जाओ, आप सुबह के 8 बजे, दोपहर के 10 बजे, रात के 10 बजे, दिन के 3 बजे, वो एक ही बात बोलते हैं, पता है क्या? भैया पैसे दे दो, भूख लगी है। आप ये बताइए, सबके एरिया डिफाइन है, तो क्या 10 बजे तक उन्होंने खाना नहीं खाया? खाने के लिए नहीं चाहिए उन्हें, पीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। खाता कौन है उनमें से? वो तो पीने के लिए पैसे मांगते हैं, खाने पीने के लिए बोलते हैं वैसे। तो अब मुझे ये बताइए, अगर हम उसे पैसे दे भी देते हैं तो क्या वो उसका पैसे का यूटिलाइजेशन सही करेंगे? इट्स बेटर आप उसे खाने का कोई आइटम दे दीजिए, क्योंकि खाएगा तो आदमी एक लिमिट तक ही ना। सबके जुरिस्डिक्शन है, सबके इलाके डिफाइन है, वो उसी एरिया में काम करते हैं। कोई किसी ने पैर तोड़ रखा है, वो लंगड़ा लंगड़ा के चलता है कि मुझे देख के पैसे दे दे। मतलब ये बेसिकली सही नहीं है, हमारे देश के लिए सही नहीं है, बट फिर भी चीजें हैं, तो आप जरा समझिए। तो सेक्शन 8 कंपनी बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट ये है कि यहां पे ऑर्गेनाइज्ड होगा। क्या अच्छा आपसे मैं पूछना चाहती हूं, क्या लोग 1-1 लाख रुपए दान नहीं करते? करते हैं, 10-10 लाख भी करते हैं, 25-25 लाख करते हैं, करोड़ करते हैं, करोड़ रुपए दान करते हैं। संपत्ति दान में दे देते हैं कि ये संपत्ति हमने दान में दी, यहाँ पे जो है वृद्धाश्रम बनेगा, ये संपत्ति हमने दान में दी, यहाँ पे ऑर्फेन्स जो बच्चे हैं उनके लिए कोई भी हाउस बनेगा, ये संपत्ति हमने दान में दी, यहाँ मंदिर बनेगा। देखा होगा ना आपने? तो ऐसा नहीं है लोग दान नहीं करते हैं, जिसके पास जैसी इच्छा होती है सब दान करते हैं, परंतु दान करना चाहते हैं एक ऐसी संस्था को जहां ट्रांसपेरेंसी हो और जिस चीज के लिए पैसा दिया जाए उसी में यूटिलाइजेशन हो। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कंपनी, क्योंकि कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहती है, कंपनी के अंदर सिस्टम रहता है, कंपनी के अंदर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, जहां पे डिस्क्लोजर्स ऑफ रिजल्ट होता है, डिस्क्लोजर्स ऑफ प्रॉफिट्स होता है। सो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि अगर हम दान करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के हाथ में दान दे जो सही जगह इस्तेमाल हो। तो इसीलिए कल्चर है किसका? सेक्शन 8 कंपनी का। लॉजिक समझ में है? सेक्शन 8। और अब तो कमाल की बात और सुनिए, सेक्शन 8 कंपनी तो आ ही गई, इनका स्टॉक एक्सचेंज भी आ गया, जिसको बोलते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इट मींस अब सेक्शन 8 कंपनी के शेयर्स लिस्ट होने लगे हैं और उनके स्टॉक एक्सचेंज हिंदुस्तान में अलग से बना दी, दैट इज अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। रीजन क्या है कि अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी की लिस्टिंग हो चुकी है और उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, तो एक बात तो साफ हो गई भाई और बहनों, वो कंपनी नीट एंड क्लीन कंपनी है। क्योंकि जब भी कभी किसी कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं तो एक बात तो साफ है कि वो ऐसी वैसी एरी गैरी और नत्थु खैरी कंपनी नहीं हो सकती है। वो कंपनी होती है क्लीन, नीट एंड क्लीन कंपनी, एलिजिबल कंपनी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कंपनीज कराती हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक की जाती है। मतलब अगर मैं प्लेन भाषा में बोलूं तो कंपनी की औकात चेक की जाती है। अगर मैं हिंदी में बोलूं, बिल्कुल प्योर हिंदी में बोलूं, तो कंपनी की औकात चेक की जाती है, क्या तेरी औकात है या नहीं है। तो अब मुझे बताइए, जब एक कंपनी सेक्शन 8 कंपनी की लिस्टिंग होगी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे हम कह सकते हैं, जब सेक्शन 8 कंपनी की लिस्टिंग हम स्टॉक एक्सचेंज पे कर रहे हैं तो यहां पे हम कह सकते हैं दैट्स अ
that's a competent company, that's a eligible company, that's a transparent company, no, ये clean company है। तो अब clean company तो इसका मतलब घोटाले होने के chances नहीं है। समझ आई नहीं आई? क्लियर होगी बात सबको? पक्का? अब देखिए, अब आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। भविष्य में अगर सेक्शन 8 कंपनी चाहती है, अभी मैंने पढ़ाई में बुक से पढ़ाऊंगी, अभी तो सिर्फ मैं आपको समझा रही थी। सेक्शन 8 कंपनी अगर कभी चाहती है कि जी मुझे तो ये बिजनेस बंद करना है कि हाँ, कि मैं तो इसे शट डाउन करना चाहती हूँ। तू है कौन कि मैं कंपनी क्या करना चाहती है कि बंद करना चाहती हूँ? तुम्हारे घर का राज है। जब चाहो तुम सेक्शन 8 कंपनी बना दो, जब चाहो तुम सेक्शन 8 कंपनी बंद कर दो, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। गवर्नमेंट ने कहा कि होश में कि हाँ कि होश में रह के बंद करनी है। अगर कभी भी सेक्शन 8 कंपनी बंद की जाती है तो उसे या फिर पता है क्या बोलते हैं सर कि क्या कि नाउ सेक्शन 8 कंपनी इज कन्वर्ट इनटू अ नॉर्मल कंपनी। कि मजाक चल रहा है कि सर कैसे? कि आपने जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी तो क्या बोला था बताना जरा कि हम समाज सेवा करेंगे। अब तुम नॉर्मल कंपनी में जाना चाहते हो, जा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन एक बात सुन कि क्या कि तूने प्रॉपर्टी ली थी ना सेक्शन 8 कंपनी के नाम पे कि सर ली थी, और वो कंसेशनल रेट पे ली थी कि हाँ ली थी, उतना पैसा दे, फुल पेमेंट कर। और जो प्रॉपर्टी तूने जीरो कॉस्ट पे ली थी ना उसका पूरा पेमेंट कर। जितने बेनिफिट्स ले रखे हैं वो सब सीज कर, जितनी एग्जेम्पशन है वो सब वापस होंगी। प्लस इसका या तो फिर ये वाला बिजनेस हम दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर करेंगे, और अगर तुम्हें नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट करना है तो हिसाब देना पड़ेगा पाई पाई का। क्या ये बात समझ में आई? इट्स नॉट एन इजी टास्क, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट ए सेक्शन कंपनी एंड लेटर ऑन योर माइंड इज टोटली चेंज। जी ललचाए और रहा ना चाहिए, हेल्प एंड लीव में नहीं है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट इनटू अ नॉर्मल कंपनी तो यू हैव टू फॉलो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ चैरिटी कमिश्नर, यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ बेसिकली प्रॉपर्टी जिसने दे रखी है उनसे आप अप्रूवल लीजिए, देन ओनली यू कैन कन्वर्ट। ओके तो कन्वर्जन भी आसान नहीं है, बंद करना भी आसान नहीं। इन फ्यूचर इफ सेक्शन 8 कंपनी जो अगर हमें बंदी करनी है तो इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट चाहती है कि एक काम करते हैं, तमाम संपत्ति इसकी जो दूसरी सेक्शन 8 कंपनी चल रही है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ओके सो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू द अदर सेक्शन 8 कंपनी विद द सेम ऑब्जेक्ट एंड इंटेंट। क्लियर या ऑल क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आई? एक और बात सुनिए, अभी मैं आगे चल के सेक्शन 8 कंपनी बढ़ाऊंगी। एक और बात ध्यान से सुनिए, गवर्नमेंट कहती है कि सेक्शन 8 कंपनी जब बन जाएगी तो एक बात और ध्यान रखना कि क्या कि आप भविष्य में भूल कर भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। और अगर आपने ऑल्ट्रेशन की भी, अगर आपने ऑल्ट्रेशन की भी तो प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किसकी? गवर्नमेंट की। और अगर आपने प्रायर अप्रूवल लिए बिना ऑल्ट्रेशन कर दी तो रद्द कर देंगे तुम्हारे लाइसेंस। तो योर लाइसेंस इज कंप्लीटली कैंसल्ड, और लाइसेंस रद्द करने से पहले आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब मेरे साथ आप पढ़ोगे, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। A Section 8 company is to be formed for the purpose of promoting non-profit objectives such as क्या हो सकता है? कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट या फिर अदर ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक बेनिफिट। सच कंपनीज एनी अप्लाई प्रॉफिट्स टूवर्ड्स देयर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव डू नॉट, क्या बताइए, डू नॉट पे डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। आगे कहते हैं गवर्निंग सेक्शन कौन सा है? दैट इज द सेक्शन नंबर 8। अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, अब मैंने जो आपको बताया ये तो सब क्या था? ये तो सब मजाक था, नहीं सब वही था जो लिखा हुआ है। अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आप मुझे बताइए, सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो क्या उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? और वो कौन से सेक्शन में दिया गया? सेक्शन नंबर 8 में ही दिया गया, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया? सेक्शन 8 कंपनी। तो 8(1) एलिजिबिलिटी फॉर व्हाट? लाइसेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है अगर 3 बातें ध्यान रखना विशेष रूप से कि पहला कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या ऐसा कुछ और एक्सेट्रा। समझ गए ना बात को? ओके सर। सेकंड,
Your profit will only be used to promote these objectives. In future, if you earn huge profits, then such profit is reinvest in the same object. Clear? You all clear? Third one, भाई और बहनों, मित्रों, इस कंपनी में जो भी पैसा लगाएगा वो लगाकर भूल जाएगा. क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड नहीं होगा. सर पैसे का क्या करेंगे? अरे इसी काम में दोबारा से लगाएंगे. जैसे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, स्कूल में जो पैसा आता है, प्रॉफिट्स होते हैं, उस पैसे को फिर से स्कूल में ही लगाया जाता है. जैसे आपने देखा स्कूल में कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है. वो यही वजह है कि प्रॉफिट इज टू बी री इन्वेस्ट इन द सेम एक्टिविटी अगेन एंड अगेन. कम टू द नेक्स्ट. पहली रिक्वायरमेंट क्या है सेक्शन? ए भैया पहले तुमको क्या लेना पड़ेगा रे, बताइए ना जल्दी से. प्री रिक्वायरमेंट है किस चीज की? लाइसेंस की. ठीक है. अच्छा दूसरा फायदा बताइए. क्या सेक्शन 8 कंपनी के लास्ट में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है? आंसर इज नो, कदापि नहीं लिखा जाता. तो क्या लिखोगे रे, बताइए? एनपीओ या फिर एनजीओ. ओके आगे देखिए. क्या एक कंपनी के अंदर पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है? तो आंसर इज नो. सुनिए जरा ध्यान से. जब भी कभी किसी कंपनी में शेयर्स लिए जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. क्या साइन होता है? कॉन्ट्रैक्ट. और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए एंड दैट इज टू बी मेंशन इन सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कहां पे दे रखी है? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब यहां पे सुनो जरा. जो सेक्शन नंबर 11 है जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करी है, तो वहां पे इन्होंने कहा कि एवरी पर्सन, और पर्सन की डेफिनेशन में आपकी पार्टनरशिप फर्म नहीं आती है. तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म चाहकर भी कंपनी में शेयर परचेज नहीं कर सकती. लेकिन ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पे पार्टनरशिप फर्म भी क्या कर सकती है? शेयर परचेज कर सकती है. सो ये कहता है अ फर्म और पार्टनरशिप फर्म एलएलपी कैन बी मेंबर ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी. वो भी क्या बन सकती है? मेंबर बन सकती है. आगे चलते हैं. सेक्शन 8(4) एंड 8(5) ऑल्ट्रेशन और कन्वर्जन. क्या बोला मैंने, जरा बताना. ऑल्ट्रेशन और कन्वर्जन. बताइए क्या एमओए में अपनी मर्जी से ऑल्टर कर सकती है? नहीं. अगर कभी भी ऑल्ट्रेशन करेगी तो प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी. किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की. एंड कैन कन्वर्ट अदर टाइप ऑफ कंपनी. और कह रही अदर कंपनी में कन्वर्ट होना. हमने कहा चाटा पड़ेगा. कि क्यों? कि जितने बेनिफिट्स ले रखे हैं वो सारे वापस करने पड़ेंगे. लॉजिक समझ में आया? तो वो हम कन्वर्जन ऑफ कंपनीज में पढ़ेंगे. रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, रद्द करना है लाइसेंस की. लाइसेंस रद्द कब होगा? जब भी कभी तुम ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम नहीं करोगे. आपने प्रॉफिट का इधर उधर करने की कोशिश करी, आपने कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोशिश करी, आपने एमओए एओए में ऑल्ट्रेशन करने की कोशिश करी, वो भी बिना परमिशन के, तो कंपनी वॉयलेट द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस. या फिर क्या चल रहा है? फ्रॉडलेंट. या कंपनी में देन बी फोर्स्ड टू कन्वर्ट इनटू अ नॉर्मल कंपनी, गेट वाउंड अप, और क्या? अमलगमेटेड. अमलगमेट मतलब दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट कर देंगे, इसका एग्जिस्टेंस खत्म, दूसरी पिक्चर में आ जाएगी, इसकी तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगी. जैसे मान के चलिए एक्स एनजीओ है, एक्स एनजीओ को खत्म करना है, वाई में कन्वर्ट करना है, तो एक्स की सारी एसेट्स वाई के पास चल जाएगी, एक्स की सारी लायबिलिटी वाई के पास चल जाएगी. जैसे आपने एक गाना सुना होगा ना कि आज से तेरे खुशियां मेरे, मेरे बिजली का बिल तेरा, ऐसे करके एक गाना सुना होगा ना अक्षय कुमार का. तो वही होगा. यहाँ पे सारी एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगी, सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगी. और रिवोकेशन से पहले अपनी बात कहने का क्या दिया जाएगा? पूरा मौका दिया जाएगा. आगे पोस्ट रिवोकेशन एक्शन. बिल्कुल प्रोसीजर होता है, बिल्कुल चेंज होता है, हो सकता है, होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता. कई रीजंस होते हैं नेम चेंज होने के. प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है तो भी नेम चेंज होता है. कंपनी अपनी एक्टिविटी चेंज हो रही है तो भी नेम चेंज होता है. हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस सीएस को पैसे दो वो सब करा देता है. ठीक है. आगे देखिए पोस्ट रिवोकेशन एक्शन. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है किसका? वाइंडिंग अप का या फिर अमलगमेशन का. क्यों दे सकती है? पब्लिक इंटरेस्ट में. आगे देखिए क्या कहते हैं. आफ्टर डेट्स आर पेड रिमेनिंग एसेट्स मस्ट गो टू अनदर कंपनी. जो सिमिलर ऑब्जेक्ट में काम कर रही है, जब कंपनी वाइंड अप कर दी जाती है तो उसकी तमाम संपत्ति किसको ट्रांसफर कर देते हैं? दूसरी सेक्शन 8 कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्ट. और प्रोसीड्स टू आईबीबीआई, ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के तहत. आगे कहते हैं एक सेक्शन 8 कंपनी सिर्फ दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ तभी अमलगमेट हो सकती है जब दूसरी सेक्शन 8 कंपनी का भी सेम ऑब्जेक्ट हो. क्लियर या ऑल क्लियर? आगे देखिए
पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस, कंपनी डिफॉल्ट करती है तो पेनल्टी 10 लाख से 1 करोड़ तक है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट का 25,000 से 25 लाख तक है, और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करोगे तो अंडर सेक्शन 447 की प्रोविजन लागू कर दिए जाएंगे। अब देखो यहां लास्ट में देखते हैं फीचर्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी सम अप करते हुए। अगर फीचर्स की बात करें, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, लास्ट में मतलब पूरा टॉपिक पढ़ लिया, लास्ट में रिवाइज करना है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट, मोटिव फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। प्रॉफिट का अगर कोई यूज होगा तो उसको किधर लगाओगे रे, बताइए ना, ओनली टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या यहाँ पे डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? नहीं। लाइसेंस के लिए आपको लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड इस्तेमाल नहीं करना। मे बी क्या हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट एनी कैपिटल। स्टैंप ड्यूटी की इनको क्या दी जाती है, रिलैक्सेशन, ठीक है, और इनको बहुत सारी क्या मिलती है कंपनी एक्ट के एग्जेम्पशंस। कभी भी एक ओपीसी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में बन भी नहीं सकती और सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट भी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ओपीसी एक, इसका लॉजिक भी समझ लीजिए। लॉजिक क्या है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्टिव है समाज सेवा करना, और ओपीसी बड़ा ही छोटा बिजनेसमैन होता है, उसको रिलैक्सेशन इसलिए दी जाती है तो थोड़ा बड़ा हो जा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक छोटा बच्चा है घर का, उसको 1000 रुपए मिले कि जा तू अपनी ट्यूशन फीस दे देना। वो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एक गरीब आदमी था, वो पैसे मांगने लगा, 1000 की पत्ती उन्हें पकड़ा दी और वापस लौट गया, लो अंकल आप ले लो। और उसके बाद पापा से कहते पापा 1000 रुपए देना की, क्यों, कि वो तो एक अंकल भीख मांग रहे थे उन्हें दे दे। पागल है क्या, तेरी खुद की कोई औकात नहीं है, ठीक है, और तू चला दान करने। तो दान करना भी वही अच्छा लगता है जहां कुछ हो। तो ओपीसी कंपनी को गवर्नमेंट इसलिए रिलैक्सेशन देती है ताकि वो बिजनेस अच्छा कर सके, बड़े लेवल पे कर सके। अभी वो छोटा बिजनेसमैन है, तो इसीलिए ओपीसी को बोला जाता है आप कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते और सेक्शन 8 कंपनी बन भी नहीं सकते, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्टिव है दान करना, ओपीसी का ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना थोड़ा बड़े लेवल पे। अब देखिए सेक्शन 8 कंपनी के बहुत सारे एग्जांपल्स है, टैक फॉर इंडिया दैट इज इन एजुकेशन, हेल्पेज इंडिया इन अ सीनियर सिटीजन वेलफेयर, है ना, अक्षय पात्रा फाउंडेशन है, मिड डे मील फॉर चिल्ड्रंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, CRY चिल्ड्रन राइट फॉर यू इज राइट चिल्ड्रन राइट वेलफेयर। कनेक्टिविटी बता देती हूँ आपको, यहाँ पे कनेक्टेड सेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं। सेक्शन 8 है 447 फ्रॉड का सेक्शन है और IBC का है। अब इसी के साथ साथ दिस इज अ क्रक्स समरी अगेन। क्रक्स समरी में अगर हम देखें तो सेक्शन कौन सा है, NGO NPO का, दैट इज सेक्शन नंबर 8। किसके लिए काम करती हैं, चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। कभी भी कन्वर्जन ऑल्टरेशन करना है किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, CG की। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस नॉट अलाउड, अगर रिवोक होगा तो आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट दे रखी है। प्रिविलेजेस आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी करनी, और एग्जांपल्स मैंने बताए। ये तमाम टॉपिक मैंने आपको कवर किया, सिर्फ एक ही टॉपिक है दैट इज द सेक्शन 8 कंपनी। आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर। ये था हमारा सेक्शन 8 कंपनीज। आई थिंक सो किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। सेक्शन 8 कंपनी में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कोई भी बच्चा पूछ सकता है।